3 बार जम्मू का मेयर रहने के बाद मुझे दुकान डालनी पड़ी। मैं इन्वर्टर, बैटरीज, बिजली, ईवी के सामान की मैंने दुकान डाली थी इसमें, तो इसलिए मुझे पता है मैं बच्चों की फीस देने के लिए मेरे लिए बड़ी दिक्कत होती थी। मैंने वहाँ पर रंग की भट्टी लगाई, जो स्कूटर से रंग करते हैं, मोटरसाइकिल की रंग करते हैं, कारें रंग करते हैं, उसकी भट्टी लगाई थी मैंने। तो कई बार ये जो पेंटर्स होते हैं या वो जो हेल्पर्स होते हैं वो छोड़ करके चले आते थे। मैंने अपने हाथ से काम किया है, वो जो गंदी पेंट लगा करके काम करते हैं, मैंने अपने हाथ से काम किया। स्टेट के गवर्नर हो, इतने बड़े राजनीतिक ओहदों पर रहे हो, पर बेटा अभी भी ये ढूंढ रहा है कि उसको क्या काम करना है। मैं ये कहना चाहूँ, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। अगर पूत का पुत्र है तो उसने उजाड़ना है, पूत सपूत होगा तो खुद कमाएगा। क्या आपका परिवार ज्यादा समय यहाँ पे, वो अपनी रूटीन लाइफ वहाँ जम्मू पे रूटीन लाइफ में जी रहे हैं? मेरा परिवार मेरी राजनीति में या मेरे काम में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता है। तो घर में गवर्नर साहब की कितनी चलती है? ये जो संवैधानिक पद होते हैं यहीं के लिए होते हैं। जब अपने घर में जाओ तो घर में तो मैं तो ये कहता हूँ, मेरी बेटी भी मुझे डांटती है, पापा ऐसे नहीं है, वो चीज़ें भी कहती है। कई बार उसको मैं रोज़मर्रा की रिपोर्ट है, चाहे वो शुगर की रिपोर्ट है, बीपी की रिपोर्ट है, उसको वो डॉक्टर है उसको रोज़ देखता हूँ। मेरी दोस्ती है मैक्सिमम पंजाब से, और वही दोस्ती होती है तू कहने वाले। अच्छा, वो सारे पंजाबी ਅੱਜ ने ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਸਤੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਟਾਸ ਦੇਖੀ। ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਖਟਾਸ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਮਾचल प्रदेश के गवर्नर किवें देख रहे हैं? प्रकार से बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आए अपना रोजी रोटी लेके। भारत एक है, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन कुछ गलत सोच लेकर के यहाँ पर ना आए। सुक्खू सरकार के साथ आपका तालमेल कैसा चल रहा है? पर्सनल एक्सपीरियंस आपका। साफ कहना चाहूँगा, किसी भी घर को चलाने के लिए अपनी इनकम के हिसाब से बजट बनाने की जरूरत रहती है। जब हम चादर से बाहर पैर पसारते हैं तो उसके लिए मतलब सुक्खू जी चादर से बाहर पैर पसार रहे हैं। इस स्टेट के एनवायरनमेंट पे, स्टेट की प्रकृति पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो क्या ये दोहरा चैलेंज है? हिमाचल में बहुत सा पोटेंशियल है। यहाँ हम मेडिसिनल प्लांट के जो खेती करके उसको अगर अपनी जीविका का साधन बनाएं तो एक अच्छा यहाँ पर काम हो सकता है। जहाँ तक आरडीपी का सवाल है, वो एक डिसीजन है पूरे देश के लिए, ना कि हिमाचल प्रदेश के लिए। 370 एक ऐसा नासूर था जिसके कारण से पूरे लगभग 65 साल 70 साल देश से और जम्मू कश्मीर में दूरियां बढ़ती गई। अलगाववाद, आतंकवाद, पाकिस्तान प्रस्ती, आज़ादी के नारे, तो इस प्रकार की जो आते हैं वो लोगों के बीच में भरी है। जिस तरह डेवलपमेंट को लेकर के जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, कितना सेंसिटिव हो गया था और किस तरह आपने उस मसले को सुलझाया? मैं अभिमन्यु ये जानते हुए कि मृत्यु निश्चित है, चक्रव्यूह में कूदने को तत्पर हूँ, पर है तुम में कोई अर्जुन जो ये प्रण लेगा कि सूर्य ढलने से पहले जयद्रथ का वध होगा। नमस्कार। कुछ लोग परिचय का मोहताज नहीं होते, उनका काम ही उनके बारे में बोलता है। वो हमेशा कठिन परिस्थितियों की तपिश में तप कर कुंदन बनकर निकलते हैं और अपने अच्छे कामों से आसपास स्वर्णिम आभामंडल रच देते हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से मैं और मेरे सहयोगी रिमांशु गाबा करवाएंगे। नाम है कविंद्र गुप्ता जी। आप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, स्वागत है आपका सर। और दशकों की सक्रिय राजनीति, जिसको कहते हैं पीपल्स पॉलिटिक्स, और उसके बाद 1 साल गवर्नर के तौर पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर, किस तरह से आप इस सफ़र को देखते हैं और कितना आपको लगता है कि पहले वाले में और अब वाले में जो है कितना अंतर आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं बचपन से ही मुझे लगता है कि आरएसएस से मेरा संबंध रहा है, और जब मैं स्कूल कॉलेजेस में गया
तो स्कूल में भी उसी तरह की एक भावना रहती थी, एक धारणा रहती थी। और ये प्रयास रहता है कि स्टेज पर चढ़ करके भाषण देना, इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न विषयों को लेकर के कोई डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट होते थे, इस प्रकार से ना था। तो यूं ही फिर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मैंने पंजाब में कार्य किया। तो उसके बाद आपको याद होगा कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो तब हम भी सरकार के खिलाफ, उस वक्त के जो मौजूदा निज़ाम था उसके खिलाफ पोस्टर लगाया करते थे, साइक्लो स्टाइल मशीन से पोस्टर छापा भी करते थे। कहानी तो लंबी है, लेकिन एक दिन हम पकड़े गए और बहुत मारा गया। बाद में उसमें उन्होंने जेल में डाला और मुझे गुरदासपुर और पटियाला जेल में रहने का मौका मिला उस इमरजेंसी के दौरान। जब इमरजेंसी समाप्त हुई तो उसके बाद जब देश में 1977 में इलेक्शंस आ गए, पहली बार जनता पार्टी के रूप में विपक्ष ने इलेक्शन जो लड़ा, तब से लगातार मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में भाग लेने लगा। तो मुझे लगता है कि 1977 के इलेक्शन में, क्योंकि एक पूरे देश में था, बदलाव की एक जो राजनीति चल रही थी, उसमें वोट बनाने से लेकर के लोगों को ये प्रभावित करना और लोगों को जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालना, इस प्रकार से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई थी। तो अब स्टूडेंट जब लीडरशिप से बाहर आए तो भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो बीजेपी का एक युवा विंग है, उसमें काम करने का मौका मिला। इलेक्टेड राजनीति में भी आने का मौका मिला। धीरे धीरे ये सफ़र उसी तरह से चलता गया। मुझे लगता है कि आज इस स्थान पर जब मैं पहुंचा हूं, तो निश्चय ही बहुत से उतार चढ़ाव मैंने भी देखे, मेरी पार्टी ने भी देखे, लेकिन लगातार चरेवेती के सिद्धांत को मान करके चलते रहो। तो मुझे लगता है कि जो मैंने काम किया है उसी का परिणाम है कि आज मैं आपके हिमाचल में यहाँ आकर के बैठा हूँ। गवर्नर साहब, कब से रुचि राजनीति में शुरू हुई, कब से ये मन में आया? क्योंकि आपका जो राजनीतिक सफ़र हम जब देख रहे हैं, इलेक्टेड से नॉमिनेटेड तक आप ये सफ़र में हैं, कब रुचि बनेगी यार मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है? ये तो मैंने बताया कि मैं बचपन से ही आरएसएस की शाखा में जाया करता था। फिर बता रहे थे, कहते 5 साल की उम्र में से ही आप? हाँ, ऐसा था कि जब हम समझो मैं पैदा ही हुआ था, उससे पहली दूसरी क्लास में जब संगरूर में पिताजी की ट्रांसफ़र हुई थी, तो पिताजी का अक्सर ये रहता था कि वो किसी भी चौक पर खड़े होकर के शाम को देखते थे कोई निक्कर वाला व्यक्ति मिले तो उसको घर ले जाऊं, और ये कहते थे हमारे बच्चों को भी साथ में ले जाओ। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में वहीं से मैंने ज्वाइन किया। तो धीरे धीरे रुचि तो थी राजनीति में, विशेष करके जब इमरजेंसी के बाद जो हुआ, वो मुझे लगता है कि राजनीति का एक आने का एक मौका उसमें मिला था। पिताजी किस विभाग में थे? पिताजी पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और उनकी जो सेकंड लास्ट पोस्टिंग थी शिमला में थी। अच्छा। हाँ, तो यहाँ का जो रिज में पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ के तो हेड हुआ करते। उस लिहाज से तो होम कमिंग भी होगी आपकी जी। ये बिल्कुल शिमला के साथ अच्छा पुराना गूढ़ा संबंध रिश्ता है, तो इसलिए मैं। आप हिमाचल की अगर हम बात करें तो अभी क्या विजन आप लेके चलते? क्योंकि पिछले जितने भी गवर्नर साहिबान आए, उन्होंने एक न एक किसी मुद्दे को पकड़ा और उसको एक जो है संपूर्णता देने की कोशिश की। चाहे आचार्य देवव्रत जी थे, उन्होंने प्राकृतिक खेती का कंसेप्ट दिया, और बीच में शिव प्रताप शुक्ल जी आए, उन्होंने नशे को लेकर जो है अलख जगाई। तो अभी आप, मैं देख रहा था कि आप जब बाहर भी गए थे तो आपने एक और उसमें ऐड काउंट किया था टूरिज़्म का, और आपका भाषण देख रहा था मैं जयपुर का भी, फिर नागपुर का भी देखा हमने, साउथ में भी आप गए तो आपने वहाँ भी लोगों को कहा कि आपने यहाँ तक कहा कि वैष्णो देवी तो आते हो आप, यहाँ भी आइए, यहाँ भी शक्तिपीठ है। तो क्या अब आप एक विज़न लेके चल रहे हैं? देखिए, मैं दो विषयों को लेकर के यहाँ पर काम करना चाहता। जहाँ तक आचार्य देवव्रत जी का सवाल है, बहुत अच्छा विषय लेकर के उन्हें ऑर्गेनिक खेती जो आज की ज़रूरत है उसके ऊपर काम किया। नशा मुक्ति हिमाचल में किस प्रकार से हो,
मुझसे पूर्व जो यहाँ राज्यपाल रहे उन्होंने इस पर काम किया, लेकिन 2-3 चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं। हमारे प्रदेश हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी किस प्रकार से अच्छी हो, और ये हम समझ सकते हैं कि आज युवा पढ़ाई की ओर ध्यान दे रहे हैं। जब वो वहाँ से अपनी पढ़ाई पूर्ण करके बाहर आते हैं तो रोजी रोटी का सवाल तो रहता ही है। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता। 2 माध्यम है, हिमाचल में बहुत सा पोटेंशियल है। यहाँ हम मेडिसिनल प्लांट के जो खेती करके उसको अगर अपनी जीविका का साधन बनाएं तो एक अच्छा यहाँ पर काम हो सकता है। उसके लिए आज भी मैंने ये जो हमारे सेक्रेटरी फॉरेस्ट की है उनको बुलाया था वैसे ही चर्चा करने के लिए। उन्होंने बताया कि अगर कोई 1 हेक्टर यहाँ इस भूमि में प्लांटेशन करता है, उसके बाद चाहे वो सरकारी भूमि हो, लेकिन उसके बाद उसको 1 साल उसका ध्यान में रखता है तो 50,000 रुपये का अनुदान उसको दिया जाता है। और जो उससे फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो वहाँ से फ्रूट ले सकता है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इस प्रकार का हिमाचल में जो उन्होंने मुझे जानकारी दी, तो मैंने यही सोचा कि अगर इस प्रकार की बात लोगों के बीच में ले जाई जाए तो लोग समझेंगे कि उनकी जीविका का एक अच्छा साधन बन सकता है। नंबर 1 तो ये है। दूसरा, यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से हमारा हिमाचल का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर देवी देवताओं का वास नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं प्रधानमंत्री जी से भी बात करूँगा, और उनका एक इन विषयों पर वो काफ़ी ध्यान देते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाया है, इस प्रकार से हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता। हिमाचल आज इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहा है, सड़कें यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। उसी तरह से एक कॉरिडोर इस प्रकार का बनाने की ज़रूरत है जिससे हम सभी एक बार जब हम आते हैं, मान लो हमने कांगड़ा जिले में आते हैं, उससे एडजॉइनिंग जिलों में आते हैं, वहाँ पर चंबा में जैसे महालक्ष्मी का एक बहुत बड़ा पुरातन मंदिर है। उसी प्रकार से यहाँ पर ज्वाला जी हैं, चामुंडा जी हैं, नैना देवी हैं, बगलामुखी माता है, तो ये बैजनाथ का मंदिर है। तो और भी बहुत से, ये तो एक इलाका अलग से जो बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मुझे लगता है कि उसमें एक सर्किट बना करके उसको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो मुझे ये भी लगता है कि सरकार के माध्यम से हम बहुत से ऐसे लोगों को कह सकते हैं कि यहाँ पर आकर के इन्वेस्टमेंट करिए। जितने यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनमें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे जिस क्षेत्र में भी टूरिस्ट जाता है तो मैं देखता हूँ कि अक्सर जैमिंग सड़कों पर बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा, कई तो होटल इतने भर जाते हैं कि उनको अपनी गाड़ियों में सोना पड़ता है। इस पर अगर उसमें स्कोप है तो क्यों ना उसको बढ़ाया जाए। टूरिस्ट आ रहा है लेकिन उसको हम संभाल नहीं पा रहे। इन 2 चीज़ों पर मुझे लगता है ध्यान देने की जरूरत है। और मेडिसिनल प्लांट के माध्यम से पूरा जो विश्व है, अमेरिका है, दूसरे देश हैं, वो हमारे ये जो प्रोडक्ट है उनका फ़ायदा लेकर के उसको पूरे विश्व में एक अच्छे दामों में बेच सकते हैं। तो हमारा यहाँ का युवा किस प्रकार से उसको ट्रेनिंग दी जाए पैकेजिंग नवाचार के माध्यम से, तो वो मुझे लगता है बहुत कुछ करने का स्कोप है। सर, रिलीजियस टूरिज्म की मैं बात करूंगा। सबसे बड़ा सेंटर जो है अगर देखें देश का तो माता श्री वैष्णो देवी जी का श्राइन बोर्ड है, और आप वहाँ ज़मीनी स्तर पर जुड़े रहे राजनीति से। आप डिप्टी सीएम भी रहे वहाँ पे, स्पीकर भी रहे वहाँ पे, आपने एक एक चीज़ को वहाँ देखा है। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके उस अनुभव को यहाँ ट्रांसलेट होते हुए देख सकते हैं आने वाले सालों में हम? तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस पर विचार किया जा सकता है। और बहुत से ऐसे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो हमारे धार्मिक लोग हैं, हमारे जो धर्म के बड़े लोग हैं, उनसे बैठ कर के चर्चा जब होगी तो उसमें से कुछ ऐसा निकाले कि किस जो भी हमारे मंदिर हैं उसके पास आने जाने के लिए लोगों को जब आते हैं, हमारे पर ठहरते हैं, कम से कम वो ये माथा टेक करके चले ना जाएं, वहाँ पर रहने का वहाँ पर सिस्टम हो। और लोगों की और भी जो अपने परिवार के साथ आते हैं, वहाँ पर आसपास के मंदिरों को भी एक प्लानिंग करके वो यहाँ पर आए। तो इस प्रकार का होगा तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी काम करना हो उसमें स्थानीय समाज को, हमारे ये जो चुने हुए नेता हैं या जो वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, उनको लेकर के चलेंगे तो इसका बहुत बड़ा हल हो सकता है। जब सामूहिक चर्चा होगी, इस पर बैठ करके सोचेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
गवर्नर साहब, जब आप कह रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देना, और जब हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, सड़कें नई बन रही हैं, हाईवेज नए बन रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो लोगों की रुचि भी बढ़ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी छुट्टियां वो हिल स्टेशन पे बढ़ाएं। एक तरफ टूरिज्म बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये इसी स्टेट में, इस स्टेट के एनवायरनमेंट पे, स्टेट की प्रकृति पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो क्या ये दोहरा चैलेंज है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी प्रशासन के लिए, कि एक तरफ आपको उस इंडस्ट्री को प्रमोट भी करना है और उस एक तरफ उसकी खूबसूरती या उसकी प्रकृति को भी बचाना है? देखिए, इसे मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। प्रकृति हमारा, अगर हम जिंदा हैं तो प्रकृति उसका कारण है। हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए ऐसा कुछ छोड़ के ना जाएं कि उनको चाहे वो जल संरक्षण है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे वो क्लाइमेट कंट्रोल है, इन सभी विषयों पर आज विश्व भर में काम हो रहा है। और हम तो, मुझे लगता है कि भाग्यशाली हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का एक अच्छा मौसम है जिसके माध्यम से लोग यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से आते हैं। उस शक्ति अगर इसको संरक्षण देने के लिए करनी पड़े तो मुझे लगता है कोई ऐतराज नहीं जी। जो लोग प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हमेशा हमारे वातावरण को ख़राब करता है, हमारे इस इलाके को ख़राब करता है, और ख़ास करके फॉरेस्ट के प्रति तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर लॉ है। फॉरेस्ट की जो कटिंग है वो इतनी आसानी से ग्रीन नहीं की फैलिंग जा अलाउड सकती, नहीं है। केवल ज़रूरतों के हिसाब से ही वहाँ पर उसकी परमिशन मिलती है। ये अच्छा है। तो पेड़ पौधे लगाने का ये तो रहना चाहिए। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक सभी को वो दिया है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो ये आज अभियान चल भी रहा है। इस अभियान को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जी सर, आपने कहा कि सहभागिता जरूरी है नेताओं की, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सहभागिता जरूरी है। आपने 3-4 महीने के कार्यकाल में यहाँ की जो जनप्रतिनिधि यानी सरकार है उसको भी देख लिया होगा। आपको लगता है कि वो सहयोग मिलेगा कहीं ना कहीं, या सिर्फ यहीं फंस के रह जाएगा मसला कि गवर्नर कहीं और पृष्ठभूमि है हमारी, कहीं और है? आप किस तरह से सरकार को देखते हैं? क्या वो रिस्पॉन्ड करती है? इस तरह की नीतियाँ हैं, आपको लगता है उसकी नीयत है अभी? मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ इस ओहदे पर बैठा हूँ, इस सीट पर बैठा हूँ, तो हिमाचल की बेहतरी से ज़्यादा मेरे लिए कोई विषय नहीं है। सरकार के माध्यम से कार्य हों, अच्छी बात है, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि जनता का ये अपना अभियान भी बने। सरकार हमेशा सहायता करती है। मुझे आज तक लगभग 4 महीने पूर्ण जैसे हो गए हैं, मुझे नहीं लगा कि सरकार की तरफ से मुझे कोई रोकने का प्रयास किया जाता है या ऐसा नहीं। मैं अपने तरीके से, जैसे मेरे पास एक यूनिवर्सिटीज़ का माध्यम है जी। और यूनिवर्सिटीज़ में हमने अभी स्वरोजगार योजना, वहाँ पर स्वरोजगार धाम बनाया है, जिसमें लोकल लोगों की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट किया जाएगा, उनको उसके लिए ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी। इसके लिए हमने बनाया है। इसी तरह से जो हमने वहाँ पर नक्षत्र वाटिका भी बनाई है, जो 27 हमारे नक्षत्र हैं उनको लेकर के अलग अलग पेड़ों को किस प्रकार से एक मॉडल वहाँ पर हमने बुला करके तैयार किया है। जी। तो ये तो मैं एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत सा स्कोप है काम करने के लिए, और भी माध्यम है। हम जिन विषयों को लेकर के ये पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से, जैसे आपने पूछा, कि कोई ऐसा नहीं है। आज मैंने जिस प्रकार से फॉरेस्ट के फैक्ट्रीज को बुलाया था, तो उन्होंने खुद ही कहा है कि मुझे कि किस प्रकार के हम पे गाइड कीजिए, और हम हमारे दर्शक यही आपका आंसर या आपका उत्तर सुनना चाहते हैं कि सुक्खू सरकार के साथ आपका तालमेल कैसा चल रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस आपका। देखिए, कोई भी जो बात होती है संवाद के साथ उसको सुलझ जाती है, मेरा ये मानना है। पिछले 4 महीनों के कार्यकाल में मुझे लगता है कि एक सौहार्दपूर्ण हम वातावरण में हम बात भी करते हैं, कई बार हम मिले भी हैं। आने वाले समय भी इससे भी अच्छा होगा, क्योंकि सरकार भी लोगों की बेहतरी के लिए सोचती है, और मेरा भी यही मानना है। अगर दोनों मिल बैठ करके अगर कुछ बेहतरी हो सकती है तो मुझे लगता है उसमें बात करने में कोई जी इनकार नहीं। जी, आम आदमी की अगर बात करें तो आम आदमी के मन में राजभवन की छवि होती है कि राजभवन जो है एक सैद्धांतिक ही व्यवस्था है, और हम कहते हैं कि गवर्नर जो है वो
हमारे पहले नागरिक हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को, हमारे को ये बताइए कि किस तरह से राजभवन जो है सारी चीज़ों को, सरकार को किस तरह से देखता है और किस तरह से उसमें अगर कोई गलती हो तो उसको ठीक करता है और कोई अच्छी चीज़ करनी तो किस तरह से करते हैं। देखिए, नंबर एक तो जो राजभवन का एक हमारा कंसेप्ट था उसको हमने चेंज कर दिया है। लोक भवन में हमारी वो लोक भवन के नाम से जानते हैं। लद्दाख में मुझे लगता है कि पहला बोर्ड उतार करके मैंने ही वहाँ पर लगाया था, जिससे ये शुरुआत हुई। हमने जब दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया, तो सबसे पहले तो हमें इस प्रकार की भावना बनानी होगी कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम हमेशा अधिकारों की बात करते हैं। इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, इस समाज के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है। बल्कि पढ़ाया तो साथ ही जाते हैं कि हाँ, अधिकार और कर्तव्य हाँ, साथ साथ तो चलते हैं। जिस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में इस प्रकार की जी, बातें जी। होती हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझना होगा। तो इसमें काफ़ी चेंज भी आई है, लेकिन कारण ये क्या है कि यहाँ पर इस हिंदुस्तान में अलग अलग तरह की सोच आज भी, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, वो कई बार यहाँ पर खराबी करने का प्रयास करते हैं। विदेशी ताकतें यहाँ पर इस प्रकार की कोशिशें करती रहती हैं कि भारत की जो जिस प्रकार से भारत का नाम हो रहा है उसको किस प्रकार से अस्थिर किया जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से कानून लागू किए जाने चाहिए, और जिस प्रकार से घुसपैठियों का एक बहुत बड़ा यहाँ पर हिंदुस्तान में था, जिसके कारण से यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम बनती जा रही है, सरकार ने उस पर एक अच्छा स्टेप उठाया है। इस देश में नागरिकता कानून बनाना बहुत ज़रूरी था, उस पर भी सरकार ने काम किया है। सभी अपने आप को रजिस्टर करें, इसमें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो ये कोई भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आकर के यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए ज़रूरी है। तो मैं तो हिमाचल में जो भी अपने अधिकारियों को कहता हूँ, ये बड़ी बात आप आज यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की स्थिति जिस प्रकार से रही, कम से कम हिमाचल में उसका असर ना हो। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एंटर करता है उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, सख्ती से होनी चाहिए, और उसका डाटा हमारे पास होना ये चाहिए। सर बड़ी बात बोल रहे हैं। क्या आपने ये एडवाइस या अभी तक आपने ये इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट को दी, और गवर्नमेंट क्या यूसीसी के लिए आपको बोल रही है कि वो लागू कर सकते हैं जल्दी? बिल्कुल, इसमें मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है। जिस प्रकार से बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आए अपना रोजी रोटी लेके, भारत एक है, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन कुछ गलत सोच लेकर के यहाँ पर ना आए और एक साजिश के तहत ना आए। इस प्रकार की एक जो चीज़ें हैं उसको लगाम लगाना जरूरी है। मैं जिस जिला में जाता हूँ वहाँ के जो डीसी है, वहाँ के जो एसपी है, उनको भी इस प्रकार की डायरेक्शन देता हूँ कि इस पर पूरा ध्यान रखा जाए। सर, आपने लद्दाख का जिक्र किया कि मैं लद्दाख से जब से यहाँ आया हूँ, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि लद्दाख से ऐसी कौन सी एक ख़ास कंसेप्ट है जो आपको लगता है कि उसको यहाँ भी हम कर सकते हैं, अगर हम भौगोलिक स्थितियों की बात छोड़ भी दें, टूरिज्म की बात छोड़ भी दें तो? देखिए, लद्दाख एक बड़ा क्षेत्र जिसमें कम जनसंख्या है जी, और बड़ी स्ट्रेटजिक स्टेट है। चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर उससे बिल्कुल साथ में लगता है, और कम से कम दूर दराज का इलाका होने के कारण से मौजूदा सरकार ने बहुत प्रयास किया है, इससे पहले की सरकारों ने भी प्रयास किया होगा। वहाँ के लोगों की जो दिक्कतें हैं, वो चाहते थे कि हिल कौंसल वहाँ पर बने, और उस वक्त की सरकार ने दोनों जगह हिल कौंसल बनाई। आज वो एक माध्यम बना, डायरेक्ट केंद्र से वहाँ पर पैसा आता है, तो डेवलपमेंट के बहुत से काम चलते भी हैं, और उसका कुल मिलाकर के लोगों को फ़ायदा हुआ है। क्षेत्र बड़ा है, अब उसको 5 जिले, पहले थे 2 जिले थे सिर्फ, हालांकि 3 लाख की जनसंख्या है, 1,84,000 कुछ ऐसे वोटर्स थे वहाँ पर, तो एक मेंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। पहले जम्मू कश्मीर के साथ वो जब था तो वहाँ पर 4 एमएलए हुआ करते थे, लेकिन जब लोगों ने यूटी मांगना शुरू किया तो मुझे लगता है कि यूटी उनको मिली, तो उसके माध्यम से 250 करोड़ का जो बजट था आज 6400 करोड़ तक पहुँच चुका है। जी, आज वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है। आज बड़ी बात जो वो लद्दाख को किस प्रकार से टूरिज्म में प्रमोट किया जाए, क्योंकि लोगों की जब दूर दराज लोग रहते हैं उनकी रोजी रोटी का साधन होम स्टे एक माध्यम बना उसके लिए। जी,
हर गांव में, हर जहाँ पर भी यहाँ पर बाइकर्स जाते हैं, दूसरे जाते हैं, तो उसके लिए वो बना। जी तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप ऑलरेडी होम स्टेज हैं, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। लद्दाख में जो जहाँ तक आप फॉरेस्ट की बात करते हैं दूसरे, उस वहाँ इस प्रकार का माहौल नहीं नहीं है, ना ही मुझे लगता है कि वहाँ पर बागवानी करना या इस प्रकार से संभव नहीं करना है, परिस्थितियाँ उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति ने जिस इलाके को जिस प्रकार से बनाया है उसी में उसी रखें। प्रकार से उसकी जो गरिमा है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हर क्षेत्र के एक अलग अलग तरह से चैलेंजेस रहते हैं। मुझे लगता है कि ये लद्दाख का जो कुछ इलाका है, जो लाहौल स्पीति या इस प्रकार का किन्नौर का जो इलाका है, उन इलाकों के साथ मिलता है, उसमें भी इस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। जब हमारा पूरे देश से, कन्याकुमारी से, दूसरी जगह से लोग करके बाइकर चल करके आते हैं, उनको एक रास्ते में एक अच्छा वहाँ पर वातावरण मिले, और बहुत से ऐसे फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं, तो वो भी यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर के जाएं। इस प्रकार की मुझे लगता है बराबरी इसी में हो सकती है। पर जब आप वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर तैनात थे, तो जिस तरह डेवलपमेंट को लेकर के जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, सोनम वांगचुक और लद्दाख के लेके लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बाहरी लोग नहीं आने चाहिए, वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ और आपने उस मसले को सुलझाया। वो कितना सेंसिटिव हो गया था और किस तरह आपने उस मसले को सुलझाया? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट था 24 सितंबर का वो दिन, जिस समय कुछ लोगों को भड़का कर वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, वहाँ पर आगजनी करने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कि जो उस दिन हुआ, वो लोग तो वहाँ से भाग गए जिन लोगों के माध्यम से ही हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको उत्तेजना दे करके या दूसरा चीज करके तो भड़काया गया, और कुछ उस वक्त जो सीआरपी या दूसरे जो वहाँ पर सुरक्षा बल थे, उनकी जो बंदूकें छीनने की कोशिश की, जिससे कारण से वो गोली का कारण बना। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही दिन के बाद जिस प्रकार से कॉल्स जाती रही, ये करेंगे वो करेंगे, जब हमने लोकल नागरिक की मीटिंग ली, पुलिस बल की भी या सुरक्षा बल उनकी मीटिंग्स ली, उसको किस प्रकार से सुलझाया जाए। लगातार मुझे लगता है कि 3-4 दिन के बाद वहाँ पर हमने कर्फ्यू भी खोल दिया, उसके बाद सब ठीक हो गया। जब मुझे लगता है कि जनता की इन्वॉल्वमेंट, तो जो मांगें थी वो सारी भारत के हित में नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने, माननीय गृह मंत्रालय से जो हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उसको टैकल किया है। वहाँ पर काफ़ी चीज़ों उनकी मानी भी है, लेकिन देश की सुरक्षा को लेकर के कोई समझौता हो और भारत सरकार को वहाँ के लोगों से पूछना पड़े, वहाँ क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, चाइना वहाँ पर है, इस प्रकार की जो एक सोच है उसको बदलना होगा। सरकार ने 7 जिलों की डिमांड थी, वो 7 जिले बने हैं। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा है कि यहाँ पर जस्ट लाइक असेंबली की तरह कोई इस प्रकार की कोई सेटअप बनाया जाएगा। तो वो हो रहा है, तो उसमें समय लगता है। तो लद्दाख के लोगों के बारे में केंद्र सरकार हमेशा सोचती है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया है पिछले दिनों वार्ता, उसको जल्दी ज़मीन पर भी लागू किया जाएगा। तो और उस वक्त की जो एजिटेशन थी, वो धीरे धीरे सरकार से जब वार्ता हुई तो उसको काफ़ी हद तक मांगे सुलझ गई हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते नहीं कि सरकार से कन्फ्रंटेशन बनी रहे। नाना मानू वाला जो सिद्धांत है वो कभी नहीं चलता है। देश हित पहले देख करके, वहाँ के हालात को देख करके निर्णय लेने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो लोग उस वक्त कर रहे थे, उनके खिलाफ भी एक वॉइस ऑफ लद्दाख नाम की संस्था बड़ी है, जो गलत हाथों में खेल रहे थे, उनके खिलाफ उनको चैलेंज करने के भी लोग वहाँ खड़े हुए। गौर साहब, हमें लगता है कि और बहुत से लोगों को भी लगता है कि लद्दाख की जो जिन परिस्थिति की हमने चर्चा करी, उनसे भी कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग और देश हित का जो मसला था वो 370 वाला था। और आप उस समय सरकार में भी थे और सेम टाइम पे ये चीज़ें चल रही थी कि हमको 370 हटानी है। कितना टफ था, क्योंकि आप वहाँ पे मेन
जो जिसको कहते हैं कि की सूत्र केंद्र सरकार का थे या बीजेपी का कह लें उस समय के, आप ही वो व्यक्ति हैं जिनके दम पे ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। तो कितना ये चैलेंजिंग था और कितना आपने इसको जो है किस तरह से तालमेल बिठा के इन चीज़ों को किया, और अब उसका जो रिजल्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं 370 को हटाने के, देखिए वो सोचे 370 जितने थे उतने हैं क्या? 370 एक ऐसा नासूर था जिसके कारण से पूरे लगभग 65 साल 70 साल देश से और जम्मू कश्मीर में दूरियां बढ़ती गई। अलगाववाद, आतंकवाद, पाकिस्तान प्रस्ती, आज़ादी के नारे, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो लोगों के बीच में भरी गई। और विडंबना है कि उस पर की जो केंद्र सरकारें रही, वो जो आम जो नागरिक है उसकी सुरक्षा के लिए चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे वो यासिन मलिक था, जो शबीर शाह था, अली शाह गिलानी था, जो हमेशा पाकिस्तान की बात करते थे। मसरत आलम पाकिस्तान में बैठा है और यहाँ पर आकर के हुक्म चला रहा है, उनकी बातें यहाँ पर मस्जिदों से ऐलान किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत था। तो एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी मुद्दे को लेकर के 370 हटाने के मुद्दे को लेकर के 1953 में बंगाल से चल करके जम्मू कश्मीर में आए थे। तो मुझे लगता है कि उस 1953 से लेकर के 2019 तक इसी, मैंने जैसे पहले कहा, इसने वहाँ पर पाकिस्तान परस्ती फैलाई है। वहाँ के लोगों को ब्लैकमेलिंग, जैसे कोई बच्चा जिद्दी होता है तो उसको माँ बाप ज़्यादा देते हैं, इस प्रकार की जो रही, जो कि देश हित में नहीं थी, उससे और बिगड़ गया। मैं 2018 तक एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के माध्यम से वहाँ पर मैंने काम किया है और सरकार से समर्थन भी महबूबा मुफ्ती से उस वक्त मैंने ही वापस लिया था। जी। तो मुझे लगता है कि वो शायद एक बड़ा निर्णायक कदम था, अच्छा कदम था। उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो धारा 370 भी हटी और 370 हटने के बाद जो कहते थे यहाँ पर कोई भारत का नाम लेवा नहीं होगा, यहाँ पर भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज वहाँ पर भारत का झंडा खुलेआम वहाँ पर चढ़ता है और एक सम्मान भारत के तिरंगे को मिला है। तो आने वाले समय में और स्थितियाँ सुधरेंगी। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का जिस प्रकार से गृह मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक अच्छा एक निर्णय लिया गया, वो आज जम्मू कश्मीर के लोग उसकी सराहना करते हैं। पूरा विश्व जो कहता था, आज कोई इस प्रकार की बात नहीं कहता कि अब ये कश्मीर डिस्प्यूटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्प्यूट सिर्फ एक है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो कब वापस आएगा। तो ये इस पे अब काम हो रहा है। बिल्कुल, आपने खुद देखा पाकिस्तान के जिस प्रकार से हालात बन रहे हैं। आज आटे के लिए 160 रुपये किलो आटा जिस देश में बिकता हो, और वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वहाँ के बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, और आम जनता के बीच में एक तनाव का वातावरण हो, जहाँ पर लोगों को खाने के लाले पड़े हों, जहाँ पर कराची, बलूचिस्तान, सिंध, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें एक जिस प्रकार से बांग्लादेश में 1971 से पहले हुआ था, उसी तरह का वातावरण बन रहा हो, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा। अब जो पाकिस्तान का नाम लेने वाले अभी कुछ हैं वहाँ पे लोग थे, हाँ अभी बचे हुए हैं कुछ, हाँ कश्मीर में होंगे, कुछ प्रयास करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन वो सर्वाइव कर पाएंगे ऐसा नहीं है जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, भारत में अगर रहना है तो पाकिस्तान में जो लोग जिनके नलायकी के कारण से, इसको नलायकी कहा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। आज कोई ये नहीं सोच सकता कि कश्मीर में पुनः इस प्रकार का वातावरण बने। तो सर, ये आप अपने होम स्टेट जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने क्या क्या किया। अब केंद्र सरकार का रुख हिमाचल प्रदेश के लिए क्या है? केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के लिए क्या सोचती है? देखिए, सभी के लिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जो भावनाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वो हिमाचल के लिए और खास करके प्रधानमंत्री जी कि हम शुक्रगुजार हैं कि वो हिमाचल को भली भांति जानते हैं। हिमाचल में उन्होंने एक लंबा कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर गलियों सड़कों पर बहुत काम किया है, स्कूटरों पर चल करके काम किया है, और हिमाचल के दूर दराज के गांव तक भी वो जब मैं जाता हूँ वो बात करते हैं यहाँ के वाइब्रेंट विलेज को लेकर के,
लोगों की माइग्रेशन ना हो फॉरेस्ट को लेकर के, तो उनकी बहुत सी ऐसी सोच है, उनका विजन है जिसको हम यहाँ लागू करना चाहते हैं। हिमाचल को प्रदेश के रूप में भी जैसे वो गुजरात को देखते हैं, उसी को हिमाचल को भी अपना मानते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी काम करने का यहाँ पर समय मिला है। तो मैं यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मुझे लगता है कि भारत सरकार की जो राष्ट्रपति जी है उन्होंने पर सुक्खू जी तो आए दिन हमारे चैनलों पे अखबारों में रोते रहते हैं कि जी हमारे तो पैसे रोक लिए, आरडीजी बंद कर दिए, हमको कुछ नहीं देते, हम तो मर गए। देखिए, जहाँ तक आरडीजी का सवाल है, वो एक डिसीजन है पूरे देश के लिए, ना कि हिमाचल प्रदेश के लिए। उसके बदले में बहुत कुछ एडिशनलिटी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन मैं साफ कहना चाहूँगा, किसी भी घर को चलाने के लिए अपनी इनकम के हिसाब से बजट बनाने की जरूरत रहती है। जब हम चादर से बाहर पैर पसारते हैं तो उसके लिए मतलब सुक्खू जी चादर से बाहर पैर पसार रहे हैं। मेरा ये कहना नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार को ये चाहिए जी कि हम हमारी इनकमिंग्स कितनी है, हम उसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जी, खाली केंद्र सरकार के सहारे रह करके ये चीज़ें नहीं होती हैं। इसका मॉडल आप गुजरात से देख सकते हैं। गुजरात ने आज अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट किया है, केंद्र सरकार की उनको जरूरत नहीं रहती। तो इसके लिए कुछ तो प्रयास किए होंगे। वही मॉडल क्या हम नहीं अपना सकते हैं? जी। और बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पर, बहुत से यहाँ पर आईटी का हब बन सकता है। यहाँ पर टूरिज्म को मैं कह रहा हूँ, हमारा एक फोकस होना चाहिए टूरिज्म के अलावा। मुझे लगता है कि एक छोटे से कोई लक्षद्वीप जैसा जो रहा है, जो मालदीव जैसे लोग हैं, वो पूरे वर्ल्ड को बुला करके वहाँ पर अपनी इकॉनमी चलाते हैं। हमारे पास तो प्रकृति की देन है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। जी। तो इस पर विचार करना होगा। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि अब जैसे मैं कल ही बात कर रहा था, जैसे शिमला है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जी, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं। नवे तरीके से आईआईटी के स्टूडेंट्स को ला करके यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि वो इलेक्शन मैनेजमेंट पे शोध करें। अच्छा, ये सॉरी ट्रैफिक मैनेजमेंट पे शोध करें। और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। किन सड़कों को किस वक्त कितने समय के लिए खोलना है, किस रास्ते से हमने दूसरों को भेजना है, कैसे। जब टूरिस्ट जो आता है हमें कुछ दे करके जाता है, क्यों ना हम उनके लिए जो सुविधाएं प्रोवाइड करें। यहाँ पर ट्रैफिक सबसे बड़ी एक चैलेंज है, उसको भी करना होगा। इसी प्रकार से अलग अलग शहरों का अलग अलग सिस्टम का, हमें यहाँ पर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की मुझे लगता है कहीं आज भी कमी। मैं सर जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे जहन में यही आ रहा है कि एक बड़ा तजुर्बा आपको बिल्कुल ज़मीनी स्तर से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तक का सारे तजुर्बे आपको हो गए। आप काउंसलर बने, कहा जाता है कि काउंसलर के घर के तो कुंडियाँ टूट जाती हैं कि इतने लोग वहाँ पर आते हैं शिकायतें लेकर के। काउंसलर से मेयर, मेयर से स्पीकर बने, डिप्टी सीएम बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर। कविंदर गुप्ता जी के लिए कौन सा किरदार सबसे अच्छा रहा, कब वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहे? क्योंकि जब आप गवर्नर हैं तो गवर्नर एक शांत पोस्ट मानी जाती है। आप ठीक है, आप सबसे ऊपर बैठे हैं और पूरे स्टेट को नीचे देख रहे हैं। और जब एक काउंसलर का जो काम होता था कि लगातार लोगों के काम भी करवाने हैं, तो क्या आप मिस करते हैं उस पॉलिटिक्स को भी? देखिए, नाली गली की राजनीति से लेकर के संवैधानिक पद तक पहुँचते पहुँचते स्वाभाविक बात है, जिस रास्ते से आदमी गुजरता है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस वहाँ से लेकर के आता है। पहले बार जब मैंने काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा था तो मैं अपने वार्ड के 7 बूथों में से 6 बूथ पर हारा था। अच्छा। और कुल मिलाकर के 58 वोटों से मैंने विजय पाई थी। अच्छा। 71 के हाउस में मेरी पार्टी के सिर्फ 25 लोग थे। उस वक्त हर साल इलेक्शन का प्रावधान हुआ करता था, लेकिन मैं जीतता था। 25 की बदले 36-37 जितने वोट रिक्वायर्ड होते थे वो मिलते थे। तो कहने का मतलब है कि जब मैं 6 बूथों पर हारा तो मुझे लगा कि इससे पहले मैंने ऊपर की राजनीति की है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था। घर से गाड़ी निकालता था और कभी दूसरे जिले में कभी दूसरे जिले में चला जाता था, जहाँ कार्यकर्ताओं ने पहले से सेट रखी थी चीजें। लेकिन जब जमीनी स्तर पर काम करने का मौका मिला तो उससे सीखा कि बहुत कुछ करना बाकी है। तब से गली नाली की राजनीति के साथ तो लोगों से पर्सनल संपर्क
करके मैं पैदल अपने वार्डों में घूमता था। मुझे लगता है कि उसका मुझे कुल मिला करके सीखने का मौका मिला। राजनीति में सीखना भी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए लोग हमारे से एक्सपेक्ट क्या करते हैं उस प्रकार की एक सोच बनानी चाहिए। हम जैसे वो इसमें कहा है ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो उन्हीं के लिए काम करना है। पर मिस करते हैं उस क्योंकि आम लोग भी ये समझना चाहते हैं कि जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, एक तो हमेशा पब्लिक में रहना है, फिर हमें पता लगा कि मोदी जी ने आपको फ़ोन किया कि भाई आपको जम्मू से हम बाहर कहीं भेज रहे हैं, आपको नहीं पता था शायद कि वो कहाँ भेज रहे हैं, पर लेफ्टिनेंट गवर्नर लगा दिया। ठीक है, उसमें फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं, उसमें आपको एक ओहदा बड़ा होता है, पर वो एक पब्लिक के साथ टच जो है वो टूट जाता है। ऐसा नहीं है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते आपको जानकारी के लिए 7.5 महीने मुझे लद्दाख में काम करने का मौका मिला। मैंने सड़क मार्ग से 11,000 किलोमीटर का सफ़र और पूरी सर्दियां मैंने लद्दाख में काटी हैं। अच्छा। तो कोई गांव का नंबरदार, वहाँ पर नंबरदारी प्रथा है। अच्छा। तो वो भी अगर हमारे पास आता था हम उससे मिलते थे। अच्छा। तो इस प्रकार का हमने रखा था। और हर 50 में जहाँ जब सफ़र करना 50 किलोमीटर के बाद लोगों से इंटरेक्शन करना, ये और तो आज कोई दिलचस्प किस्सा जी वहाँ का लोगों ने कहा होगा कि अरे आप तो पहले उप मुख्यमंत्री थे, अब आप नए रूप में आ गए। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री रहा हूँ जी। उस वक्त लद्दाख लद्दाख भी हिस्सा था। जम्मू कश्मीर के साथ ही था। हाँ, आज जो योजना टनल जो कश्मीर और लद्दाख को साथ में जोड़ रही जोड़ है, रही है जी। जी। प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था। उस वक्त मैं ही प्रधानमंत्री जी के साथ था जी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसी टनल में अंदर 7 किलोमीटर जा करके मुझे भी एक बार मौका मिलेगा कि उस काम को चेक करने का। जी। तो स्वाभाविक बात है कि लद्दाख में जाकर के अच्छा लगा और मुझे वहाँ के लोग अपने से लगते थे। और लद्दाख का क्योंकि कुछ सेटअप आज भी वहाँ के जो बच्चे हैं जम्मू पढ़ने के लिए जाते हैं, आज भी वहाँ लद्दाख सराय है, वहाँ पर कारगिल का वो है, आज भी वो जम्मू के साथ पूरी तरह से जुड़े हैं, कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल अपना समझ करके मुझे रिस्पांस किया। हालांकि जैसे आपने 24 दिसंबर की बात की, उसके बाद कुछ दिनों के लिए कटुता, जो अधिकारी कहते थे कि आपको बाजार में नहीं जाना चाहिए, आपको अच्छा। ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ पर गया, किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने लेफ्टिनेंट गवर्नर के कारण से मेरा विरोध किया होगा। तो मुझे लगता है कि लद्दाख के में काम करने का मौका मिला। जैसे आपने कहा कि एक संवैधानिक पद से या गवर्नर के बड़ी ठाठ बाट, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी लोगों के बीच में जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता बहुत हूँ। अच्छी बात है मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो मुझे कई बार लगता है यार, तो आप तो गवर्नर वाली बात नहीं क्योंकि करते, आप ज़्यादा जो इलेक्टेड पर्सन रहा, जो तो ठीक है, राय जनता में उसको मैं वोटों की राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन लोगों के लिए आज भी मैं काम करता हूँ। बहुत अच्छे। सर, एक हमने ये भी सुना है कि 4, 5, 6 दिन ले लिया आपने ओथ लेने के लिए। वो मतलब क्या था, आधे लोगों को तो ये लगा होगा कि आप नहीं एलजी नहीं बनना चाहते, आप बड़े पद पे थे पहले, या कुछ और कारण था लेट ओथ लेने का। 14 को घोषणा होगी, आप 18 तक रुके। देखिए, इतना तो रुकना ही पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है मेरे लिए या कोई विषय है। नक्षत्र नक्षत्र का मसला था, कोई कई बार होता है ना, नक्षत्र भी निकाला था हाँ, सीट पे ये बैठने तो धार्मिक इसको तो मैं मानता हूँ। 140 करोड़ की जनता में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में संवैधानिक पद के रूप में या गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कुछ लोगों को बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सम्मान है। राष्ट्रपति जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्रालय ने इस लायक समझा होगा। तो मैं भी ये भी सोचता हूँ कि किस प्रकार से 7.5 महीने में ही मुझे हिमाचल में मैं इसी पे आ रहा भेज था। दिया गया। मैं इसी पे आ रहा था। मोदी जी के बारे में पूरे देश में इतना क्लियर है कि वो हर किसी को, जिसको भी जिम्मेदारी सौंपते हैं, पूरी तरह कसौटी पे कसते हैं। और हमने ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से प्रमोशंस कहीं उन्होंने दी हो। कितना बड़ा आपके लिए ये इस चीज़ को मानते हैं आप, कितनी बड़ी उपलब्धि आपके लिए है कि उन्होंने आपको प्रमोट करके बाकायदा जो है हिमाचल जैसी स्टेट में, जिसको वो अपना दूसरा घर कहते हैं, वहाँ भेजा। देखिए, मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री से उसके पहले और उसके बाद भी मिलने का मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि हमने अभी यंग गवर्नर इसलिए बनाए हैं कि वो जाकर के वहाँ छुट्टियाँ काटने का काम ना करें, कम से कम काम करें, वहाँ पर काम करें। उनकी अपेक्षाएं हैं, अपने लिए नहीं है, देश के लिए है, राज्य के लिए है। मैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरूं, इस प्रकार का मेरा प्रयास रहना भी चाहिए। तो हिमाचल में मेरे से कोई छोटी गलती हो, वो उसको
मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे द्वारा कुछ इस प्रकार की कोशिश हो, क्योंकि हिमाचल को भली भांति जानते हैं। तो मेरा ये प्रयास चल रहा है कि सरकार के साथ मिलकर के, विपक्ष के साथ मिलकर के, सभी को कॉन्फ्रेंस में लेकर के हम एक अभियान की तरह इस राज्य की बेहतरी के लिए काम करें। तो मुझे लगता है उस पर प्रयास किया जा रहा है। हमें कई केंद्रीय मंत्रियों से जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, उन्होंने बताया कि मोदी जी ना कभी भी किसी भी मामले पर जो है फीडबैक ले लेते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लोक भवन में भी कभी ऐसा होता है कि आप सुबह सुबह सोए हैं, अचानक फ़ोन आ गया, लेट नाइट मोदी जी का फ़ोन आ गया कि गुप्ता जी वो मसला क्या है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जब हम राजनीति में थे तो इस प्रकार के फ़ोन अक्सर आया करते थे। अमरनाथ की यात्रा को लेकर के वो कभी भी फ़ोन किया करते थे। जब 2023 में या 24 में जब माता वैष्णो देवी के सुबह सुबह हादसा हुआ, आपको याद होगा जी, तो बहुत से लोगों की उसमें, तो उन्होंने मुझे उसी वक्त फ़ोन किया। मैंने भी उनका फ़ोन उठाया तो उन्होंने सारी जानकारी ली। तो उन्होंने जल्द कहा कि वहाँ पर लोगों को खून की कमी महसूस ना हो, उनको इस प्रकार के सभी साधन उपलब्ध कराएं। तो मैंने भी वहाँ पहुँच करके, और मुझे लगता है कि जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उससे पहले मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से बात की। हमारे कार्यकर्ता पूरे उसमें काम करते रहे। देखिए, अपेक्षाएं तो रहती हैं और उस अपेक्षाओं पर खरा उतरें। लेकिन ये कहना चाहता हूँ, पिछले 3 या 2-3 महीने में इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਰ? ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਉਹੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਕਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ। ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਸਤੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਪੋਸਟ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਏ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਾਰਡਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 2014 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁਣ ਵਧੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,
ਉਹਦਾ परिणाम है कि ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਏ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੋ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਟਾਸ ਦੇਖੀ। ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਖਟਾਸ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? देखिए एडजॉइनिंग स्टेट्स होने के नाते जिस तरह बड़े ऐसे मसले होंगे हैं, जिस तरह हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में पानी का मसला बहुत चलता है, लेकिन इन्होंने सभी सारिया चीज़ों वार्ता के माध्यम नाल सुलझाया जाता है। तो मैंने लगता है कोशिश करनी चाहिए कि जी खटास है सरकार ने वास्ते गलबात की भी होएगी, लेकिन मैं तो डायरेक्शन ही इत्थों दे सकना। लेकिन ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ सुधार हो सकता है तो सुधार करना चाहिए, अड़ियलपन कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने लगता है लेकिन ये चीज़ें मिल बैठ करके सुलझदियाँ हैं तो उन्हें सुलझाना चाहिए। सर थोड़ा सा विषय बदलते हो, कहते हैं ना सीधे सीधे रास्तों को थोड़ा सा मोड़ दे दो। अपने परिवार के बारे में बताइए, हमारे प्रदेश के दर्शक जो हैं वो जानना चाहते हैं आपके परिवार के बारे में कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनके परिवार में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं? देखिए मेरी 2 बेटियाँ हैं जी, एक बेटा है, तीनों ही मैरिड हैं। और परिवार मेरा जम्मू में रहता है, बेटी मेरी एक जम्मू में है, एक गुड़गांव में है। बेटा एक जो कहते हैं कि MBA उसने किया है, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, अपने अपने काम शाम देखता रहता है, दौड़ता है। आज भी कोई अपना कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है, उसको एस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते वो काम करेगा। परिवार के प्रति जब भी उनको ज़रूरत होती है मेरी सलाह की तो मैं सलाह देता रहता हूँ। तो गवर्नर साहब मदद नहीं करते, सलाह देते? तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि राजनीति में एक एक्टिव कार्यकर्ता होने के नाते तो ये कोशिश करनी चाहिए कि परिवार और पार्टी और समाज तीनों के साथ राब्ता बना रहे, लेकिन उसकी रोजी रोटी पे आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैंने इस चीज़ को भुगता है। अच्छा, कैसे सर? देखिए 3 बार जम्मू का मेयर रहने के बाद मुझे दुकान डालनी पड़ी। अच्छा, तो किस चीज़ की सर दुकान डाली? मैं इन्वर्टर, बैटरीज, बिजली शेली के सामान की मैंने दुकान डाली थी। इसमें 3 बार लगातार मेयर बनने के बाद भी? तो इसलिए मुझे पता है मैं बच्चों की फीस देने के लिए मेरे लिए बड़ी दिक्कत होती थी, वो समय मैंने देखा है। तो उसके लिए कोई पार्टी कारण नहीं है या कुछ, मेरी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं फ़र्क आया होगा। 93 में मैं बीजेपी यूथ विंग का भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना था। उसके बाद मेरा कोई 2-3 महीने के बाद एक्सीडेंट हो गया।
मैं काफ़ी 1.5-2 साल बाद बेड पर रहा, जिसमें मेरी टांग टूटी, मेरा सिर खुल गया, सारा टांग टूट गई। तो परिवार भी सारा उस से ग्रस्त हुआ, लेकिन अपने आप को द्वारा सर्वाइव किया। तो मुझे लगता है कि ये हालात जैसे ही बने उससे तो हाँ, आपने वही माननी राजनीति पे चाहिए। ज्यादा ध्यान दिया, फिर वो इन्वर्टर बैटरी वाली दुकान फिर भी नहीं चली। नहीं चलाई मैंने उससे, चलाई, चल उससे अच्छा, जितना भी ठीक हुआ, होता था। survival हुआ कई बार चलो। तो वो एक्सपीरियंस है उसका, दुकान पर लोग आकर के कहते थे, क्योंकि लोगों ने अक्सर मुझे टीवी में देखा था, यहाँ कहा था आपको कहीं देखा है, देखा इस है। प्रकार की एक अच्छा, वो रहती थी। मैडम का किस तरह से सपोर्ट रहता है इस पूरे मसले में? देखिए मेरा परिवार जी मेरी राजनीति में या मेरे काम में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता है। जहाँ तक सपोर्ट होती है वो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। साइलेंट एक वर्कर बन करके वो काम करते हैं घर में, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी होने के नाते लोगों का घर में काफ़ी आना जाना रहता था। किस प्रकार से चाय पिलानी, उनको खुश कर, मैं घर में नहीं हूँ तो उनको किस प्रकार से खुश करके भेजना। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्शन वो भी कोशिश करते हैं कि चलो लोगों के घरों में चक्कर लगाना, लेकिन उसके बाद उनकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो खत्म हो जाएगी। जिस तरह से आपने बताया कि मेयर रहने के बावजूद मुझे इस तरह से आजीविका कमानी पड़ी, तो उस ज़माने में तो राजनीति में जो थे ये ईमानदारी के साइड इफ़ेक्ट्स भी कहे जा सकते हैं। तो फिर शादी हुई कैसे? क्योंकि लव मैरिजेस तो होती नहीं थी उस ज़माने में, अरेंज मैरिज हुई। तो कैसे मान गए लड़की वाले कि एक नेता को जो है लड़की दे दो? लव मैरिज हुई थी। मैं यही आना चाह रहा था, कैसे इन्होंने घुमा के पूछा। कहाँ मिले मैं सीधे आदमी कहीं पूछता भी तो। मिलता है, परिवार जी। में कोई अच्छा लगता है तो उसमें शादी कहाँ- करने में कहाँ, कोई इतना नहीं, और बड़ी सफल शादी चल रही है। जी, और ऐसा नेता को लगता है कि यार लव मैरिज ही ठीक रहेगी, अरेंज में तो बात बननी उनका घर मेरे घर के पास ही था। थोड़ा शेयर। अच्छा अच्छा तो मेरे फादर की पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में हम जी रहते थे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में। जी। तो उनका घर सामने कहीं था। पंजाब के तो नहीं? जी? पंजाब से तो नहीं नहीं? नहीं, जम्मू से ही है वो। तो वो जो मीरपुर कोटली, जी जो पाकिस्तान से जो जम्मू कश्मीर था, जी। तो वहाँ के रहने वाले तो लोग। वही बात फिर से वही ऑर्थोडॉक्स जमाना था जब आपने घर में बताया। किसने बताया घर में? पहले बात कैसे चली, ये शेयर करिए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इन ये चीज़ों लंबी को। बातें हैं, नहीं, पर्सनल बातें हैं। लेकिन जिस तरह से स्वाभाविक बात है मैं कि इसलिए पूछ रहा हूँ जी। एक लव अरेंज मैरिज थी, जी जी। तो माता पिता ने पूरा साथ दिया उसमें। अच्छा, अच्छा। घर में बैठ करके बात हुई होगी। मेरे तो जहन में अभी जो हैं गवर्नर साहब हैं, अब अभी आप निकल जाएंगे तो सब स्टैंड 2 हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। तो घर में गवर्नर साहब की कितनी चलती है? देखिए, ये जो संवैधानिक पद होते हैं यहीं के लिए होते हैं। जब अपने घर में जाओ तो घर में तो मैं तो ये कहता हूँ, मेरी बेटी भी मुझे डांटती है, पापा ऐसे नहीं है, नहीं बहुत चीज़ें कहती है। कई बार उसको मैं अपनी रोज जो रोज़मर्रा की रिपोर्ट है, चाहे वो शुगर की रिपोर्ट है, बीपी की रिपोर्ट है, उसको वो डॉक्टर है उसको रोज़ भेजता हूँ। यहीं पढ़ी है मेरे ख्याल, सुंदरनगर से करके गई हैं। हाँ, उसको मैं रोज़ अपनी रिपोर्ट भेजता हूँ। अच्छा जी। तो वो जब कुछ थोड़ा फर्क होता है, क्या किया था आपने, अब क्या खाया था, देखिए, इतना बच्चों का घर के गवर्नर वही तो है। खाने को लेकर मैडम की ओर से भी कोई बंदिश रहती है, टीका टिप्पणी या रोक टोक रहती है, या क्या आपको खाने में कि पसंद है? मैं साधारण दाल खाने वाला आदमी हूँ, जिंदगी में अंडा मीट मैंने कभी नहीं खाया है। तो अच्छा, हमारे गवर्नर साहब के ना जी, अदर देन पॉलिटिक्स क्या शौक है? फिल्में, म्यूजिक, किताबें पढ़ना, क्या मैं शौक? कविता लिखता हूँ, कॉमेडी सुनता हूँ। जी। कॉमेडी सुनने का मुझे बहुत शौक अच्छा, है। किसको सुनते हैं सर? मैं पाकिस्तान के पाकिस्तानी कॉमेडी, पाकिस्तानी स्टेट ड्रामा। फिर तक कलोला चंगी है सर, तुम पता होनी है जी। उस चीज़ को मैं देखता हूँ। जी, जी। और कोई भी हास्य रस की कविता है, मैं वो भी पढ़ता हूँ। और मुझे इसके अलावा जितने कंसंट्रेशन के साथ किताबें पढ़नी चाहिए मैं नहीं पढ़ पाता। अच्छा जी। मैं अखबारों की भी हेडलाइंस पढ़ता हूँ, और कोई खबर अच्छी लगे तो फिर तो डीपली पढ़ते हैं उसको। उसको फिर तो अंदर क्या अपनी जाके- कविताएं आप समाज पर और क्या राजनीतिक पर, क्योंकि हास्य तरह से? कविताएं भी उस पर लिखते हैं, कभी लिखी है भी हैं? देखिए, सभी सुना तरह दो की सर सानू फिर। सभी तरह की कविताएं लिखता हूँ। सुना दीजिए उसमें सर। एक छोटी सी कविता आपको हाँ जी, सुनाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं कई बार, जिसको चुटकियां कहा जाता है, इस तरह, जी। मैं पेट्रोल पंप पर लगा एक बोर्ड हूँ, मुझ पर लिखा है सिगरेट पीना मना है, और मुझे याद है जब वो लिख रहा था तो सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पी रहा था। तो एक ये कविता है। एक मैं अभिमन्यु, ये जानते हुए कि मृत्यु निश्चित है, चक्रव्यूह में कूदने को तत्पर हूँ, पर है तुम में कोई अर्जुन जो ये प्रण लेगा कि सूर्य ढलने से पहले जयद्रथ का वध होगा। इस तरह की क्या छोटी छोटी कविताएं। क्योंकि पारिवारिक बातें चल रही है जब सर। ये कविताएं आप सुनाते हैं भाभी जी को घर में, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? उनका इंटरेस्ट है कविताओं में? अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन
छोटी कविता इतनी लिखो तो मैं सभी सुना देता सुनने के आतुर रहते हैं। जब जी। लंबी कविताएं होती तो है नहीं तो सुनते। सुनने का कोई- अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाभी जी के साथ कभी आउटिंग पे आप गए जाते हैं, अभी भी जाते हैं? अभी हमने देखा, ठीक है, परिवार के साथ अभी भी जाते हैं, चिप्स वगैरह मैं देख रहा था आप माल रोड पे खा रहे थे। तो पहली फिल्म कौन सी थी जो आपने देखी? शादी से पहले देखी हो भले ही, क्योंकि वो जमाना था सिनेमा का। आपने कहा आपकी लव मैरिज है, तो प्रेम प्यार इन्हीं नहीं, चीज। सिनेमा में नहीं, हम इकट्ठे बैठने जाते थे किसी होटल में, रेस्टोरेंट में अच्छा, बैठते थे। अच्छा। फिल्मों के लिए मेरे पास अक्सर टाइम नहीं, मैं शुरू से टाइम बिजी रहता था। पसंद नहीं है। मैं जब काम भी करता था तो 70 किलोमीटर दूर जा करके दिल्ली अप डाउन करता था, जहाँ मैं जा करके काम करता। इसलिए समय की मेरे पास हमेशा कमी रही है और मैंने टाइम की मैनेजमेंट की है। तब क्या है सर, क्या काम था जी? मैं आर्मीज में सप्लाईज वगैरह का मेरा काम था, जम्मू से उधमपुर। मैंने अच्छा। 20 साल लगातार वहाँ पर दिल्ली लगभग अप डाउन किया है। उसके साथ पार्टी भी चलाना, परिवार भी चलाना और काम भी देखना, ये तीनों चीजें मैंने बराबर गवर्नर में साहब, की हैं। ये एक मेरे जहन में बड़ी देर से प्रश्न जी, था जी, कि जी। स्टेट के गवर्नर हो, एक स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे हो, डिप्टी सीएम रहे हो, स्पीकर रहे हो, इतने बड़े राजनीतिक ओहदों पर रहे हो, पर बेटा अभी भी ये ढूंढ रहा है कि उसको क्या काम करना है। ऐसी स्थिति, ऐसी घर में ये बहुत कम पॉलिटिशियंस के लिए देखी जाती है। आप तो टिकट भी मांग लेते, मिल जाता। तो देखिए, मतलब उनका जो आज काम ढूंढ रहे हैं या काम सेटल क्या करना है, उसके तो पिता गवर्नर है स्टेट के। वो देखिए, मैं ये कहना चाहूँ, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। अगर पूत का पुत्र है तो उसने उजाड़ना है, पूत सपूत होगा तो खुद कमाएगा। खुद कमा लेगा। और मुझे याद है मेरे पिताजी जब सर्विस में थे, हम 5 बहन भाई थे, लेकिन हमारी रोजी रोटी बड़े मुश्किल से चलती थी। कई बार तो ऐसा समय भी आता था 20 तारीख को वो तनख्वाह खत्म हो जाती थी। तो जब उनकी रिटायरमेंट हुई, हम 5 बहनों भाइयों में से ना हमारा मकान था, ना हमारे घर में कोई साइकिल था, ना हमारी शादी हुई थी। उनका आशीर्वाद रहा, तो आज सभी अपने अपने जगह ठीक हैं। अच्छा, हमारे गवर्नर साहब का कभी मन करता है किचन में जाके कुछ बनाया जाए? मैं सुबह की चाय जम्मू में जा करके आज भी सुबह बनाता हूँ, क्योंकि कई लोगों को लेट उठने की आदत होती है। मैं सुबह जल्दी उठता इशारा हूँ। गवर्नर साहब पे देखिए, घर के गवर्नर साहब हाँ, पे। तो ऐसा है कि मैं जब सुबह जल्दी उठता हूँ, मंदिर मेरा जाना रूटीन मैटर है। जी। मैं जम्मू में भी जब जाता हूँ तो पूरा रुद्राभिषेक करता हूँ 1 घंटा, तो मंदिर में लेकिन जाकर के। चाय के अलावा नहीं दखल देते फिर? तो उसके अलावा बाकी जरूरत नहीं पड़ती। जी। और मैंने जम्मू में जब मैं पहली बार गया था, तो मैंने आपकी जानकारी के लिए, मैंने क्योंकि काम नहीं था पिताजी का किस प्रकार से मैं सहयोग कर सकूं, मैंने वहाँ पर रंग की भट्टी लगाई, जो स्कूटर रंग करते हैं, मोटरसाइकिल की अच्छा जी। रंग करते हैं, कारें रंग करते हैं, उसकी भट्टी लगाई थी मैंने। तो कई बार ये जो पेंटर्स होते हैं या वो जो हेल्पर्स होते हैं, वो छोड़ करके चले आते थे। मैंने अपने हाथ से काम किया है, वो जो गंदी पेंट लगा करके काम करते हैं, मैंने अपने हाथ से काम किया। लोग इस चीज़, बहुत से लोग इस चीज़ को जानते भी हैं, पुराने मेरे जो दोस्त हैं। आज भी वो मुझे याद है, मेरे ये जो उंगलियां थी इतनी सख्त हो गई थी कि हाथ मिलाता था वो समझते थे कि मजदूर का हाथ है। लेकिन मेहनत से कभी घबराए नहीं। जब मेरा, आपकी जानकारी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ जी। तो तब भी कई बार ड्राइवर रखने के पैसे नहीं होते थे, तो मैंने जब दोबारा गाड़ी चलानी शुरू की, आज भी मेरी ये जो टांग है मुड़ती नहीं है। मैं साखियाँ साइड पे रख करके, बूट उतार करके साइड पे रख करके खुद गाड़ी चलाता था। अच्छा। तो आज भी मैं ड्राइव कर सकता हूँ, अच्छा ड्राइवर हूँ एक मैं। आप मुझे चलाने नहीं देते हैं, लेकिन एक अच्छा ड्राइवर हूँ। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में चैलेंजेस को लेकर के कभी परेशान होने की जरूरत नहीं होती। जी। तो कई बार तो मुझे लगता था कि जब मैं कभी पार्टी से सीट मांगता हूँ, पार्टी भी ना करती है, तो फिर मैं पार्टी के विरोध में कुछ नहीं कहता था। मैं यही सोचता था, मैंने एक लिखा था, मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुँचे तो मंजिल बढ़ा दी। लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं अगर हूँ कहीं, अपनी पार्टी की वजह से, अपने नेताओं की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, अपने काम की वजह से। जितनी बातचीत सर हम समझ पाए हैं कि आमतौर पे आपने भी बात की कि गवर्नर्स की लाइफ को एक थर्ड पार्ट की लाइफ समझा जाता है, पर क्या आपका परिवार ज़्यादा समय यहाँ पे, वो अपनी रूटीन लाइफ वहाँ जम्मू पे रूटीन लाइफ में जी रहे हैं, वो यहाँ पे आपके साथ? क्योंकि कई बार होता है कि भाई गवर्नर एक दिन शपथ के समय आए थे, अच्छा, एक दिन राष्ट्रपति जी आई थी तब आए थे, उसके बाद एक बार आए। तो मुझे लगता है कि भी
मैं जम्मू में जाके उनको मिलाता हूँ। अच्छा, वो उनको इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्वींस ऑफ हिल्स में बैठे हैं, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, वो रूटीन देखिए लाइफ मेरे में। लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे लगता है मैं तो यहाँ बिजी रहता हूँ, वो अपने काम काज से उनको मतलब रखना ठीक। चाहिए, क्योंकि माँ का दिल करता है कि मैं बेटे का ध्यान रखूँ, स्वाभाविक बात है कि बेटा। क्योंकि ये बात मैसेज जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि पॉलिटिशियंस की ऐसी भी लाइफ होती है, एक लाइफ वैसे आपको दूसरी भी देखी जाती है, एक लाइफ ये भी आपको है। पता है सर, यहाँ एक ऐसे भी गवर्नर साहब हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनका इतना बड़ा परिवार आके रहना शुरू हो गया यहाँ था कि ये वाला गवर्नर हाउस छोटा पड़ गया था और पीटर हाउस में शिफ्ट करना पड़ गया था। तो ये अच्छा। तो बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है मैं कि तो कई ये बार वाले अकेले गवर्नर रह साहब रहे तो हैं। परिवार को ही नहीं रखते साथ में, ये रहता नहीं मैं तो परिवार। कई बार देखता हूँ इतना बड़ा घर तो लोग मेरे कोई मिलने भी आता है तो आप रहते क्या हो इतने बड़े उसमें। मुझे लगता है कि तो फिर खाली समय में क्या करते हैं जी फिर ऑफिस खाली से? समय में देखिए मैं पूरे देश की जान के, एक तो मुझे ये अपने टीवी वगैरह देखने का शौक है, टीवी मैं जी। ज़्यादा देखता रहता हूँ। अपडेट रहते हैं उससे। हाँ, उसके अलावा यही रहता है कि कुछ छोटे मैसेज, जैसे मैंने कहा मेरी आदत है किताब देखनी है लेकिन पूरी पढ़नी नहीं पूरी है। नहीं पड़ती। तो इस तरह की ये जहाँ इंटरेस्ट हुआ आप वहाँ इसको पढ़ अच्छी लेना। आदत कहो या नहीं आदत कहो, कंसंट्रेशन बन नहीं पाती है, 10 काम ध्यान में आते हैं। ये शुरू से ही सर पढ़ाई में कैसे थे? ठीक था, अगर ज़्यादा पढ़ जाता तो मुझे लगता है कि हेड ग्रोथ लगा होता। अच्छा सर, ये फिर वापस आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी समस्या आज की डेट में है, वो पूरे देश की भी समस्या है, पंजाब का भी आपने जिक्र किया, नशाखोरी की। और आए दिन इस तरह की चीज़ें आपने देखा होगा, यूथ है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हम ऐसा नहीं है कि उसको टैकल नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम लोग जो है रोगी को पकड़ रहे हैं और रोग को नहीं पकड़ पा रहे। जो लोग बेचते हैं वो कोई एक अलग ग्रोह है, उन पे ज़्यादा हाथ नहीं डल रहा है। देखिए, भारत सरकार की ओर से पूरी बॉर्डर पर तारबंदी की गई और ये मानना पड़ेगा ये अधिकांश जो ड्रग है वो बॉर्डर पार से आती है। कहीं ना कहीं इस पर और चिंता करने की जरूरत है। ये हमारे आने वाली जनरेशन को ख़त्म करती जा रही है, नासूर बनती जा रही है। और मैं बहुत से ऐसे परिवार देखता हूँ, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है, एक बच्चा 2 बच्चे, तो जो बच्चा जिसको माता पिता से उम्मीद होती है वो नशे के चक्कर में अपने आप को ख़त्म कर देता है। बहुत से ऐसे बड़े घरों के लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने ओवरडोज के कारण से बच्चे खो दिए। बच्चे खो दिए। सब कुछ उनके पास था लेकिन वो संस्कार नहीं दे पाए। आज सामाजिक एक मुहिम चलानी पड़ेगी। कम से कम मैं याद है जब हम छोटे होते थे, धर्म शिक्षा के नाम से एक किताब आती थी, तो आज वो किताब कहीं सब्जेक्ट होता था धीरे-धीरे कायदा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर नैतिक शिक्षा नाम हो गया उसका बाद में। हाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें वो दोबारा लागू करने की जरूरत है। तो हमें तो यही पढ़ाया गया कि हम गुलाम रहे, हम ये करें, पता नहीं क्या साजिशें रही होंगी पीछे, जी जी। हम गुलाम रहे। लेकिन हमें जो एक स्वाभिमान की किताबें पढ़ाई जानी थी उसकी कहीं ना कहीं कमी रही। आज जब उसको चेंज करने की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। जी आज उसको धर्म के साथ जोड़ा जाता है। तो इन सभी विषयों को मुझे लगता है कि सर, इससे पहले कि हम अपने इंटरव्यू को इसको बाइंड अप करें, आपने कहा कि मंजिल मिली तो मंजिल बढ़ा दी। आपने पीओके का भी जिक्र किया। कल को, क्योंकि आप लोगों का सपना रहा है, आप वहाँ से छात्र जीवन से जो है राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते रहे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंक के खिलाफ आप लड़ते रहे हैं। पीओके की उन सीटों को भी इधर आते हैं, चुनाव होता है, तो आप सक्रिय राजनीति में लौटना चाहेंगे? कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मैं स्पीकर के नाते रहा हूँ, वो सीटें वहाँ पर खाली पड़ी है, हाँ, देखता था। नहीं भर्ती है तो कल को पीओके आता है, आपने जैसा कि हम जारी है, हमारा मुहिम जारी तो है। अभी भी सरकार ने, मुझे लगता है कि सरकार ने प्रावधान रखा है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जब तक भारत में नहीं मिलता है तब तक नॉमिनेटेड लोगों को वहाँ पर मैं इस प्रश्न को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि अगर पीओके नहीं भी आता तो इनका सवाल प्रश्न ये है कि क्या आप दोबारा आप सक्रिय पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? मुझे लगता है नहीं है कि बाकी लोगों को अब यहाँ इधर आया तो समय देना चाहिए। राजनीति में नए लोगों का आना जाना या किसी के कारण से राजनीति के लोगों की प्रमोशन का रुक जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। मैं तो कहता हूँ नए लोग चुन कर के आएँ
उनको भी मौका मिलना चाहिए। जब हमारे आगे कई लोग खड़े थे, हम भी सोचते थे कि हमारी बारी कब आएगी। जी। तो इस तरह से बाकी लोगों की भी अपेक्षा रहती है। तो आज कुछ पार्टियों ने तो बड़ा अच्छा किया है, अपने यूथ लीडर्स को आगे किया है, और मुझे लगता है कि वो संदेश सभी के लिए जाता है। सभी के लिए जाता है। कुंवर साहब, बहुत सी किस्से सुनने को मन करता है, बहुत सी बातें करने को मन करता है, समय की बंदिश रहती है। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको जो है हमने मिलवाया उस शख्सियत से जिसके बारे में हमने शुरू में कहा था कि वो कई तरह की जो है विषम परिस्थितियों की भट्टियों में तप कर कुंदन भरकर निकला है। और आपने उनके श्रीमुख से आप सुन भी लिया होगा कि किस तरह से उन्होंने जो है 3 बार मेयर रहने के बावजूद दुकान करी, फिर पेंट की जब वो भी काम किया, और अभी भी इतनी बड़ी पद तक पहुंचने के बावजूद वो अपने बच्चों को ये कहते कि मेरा काम पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया, बाकी अपनी आजीविका खुद कमाइए। तो ऐसे बिरले ही नेता होंगे जो हिंदुस्तान में आज की डेट में होंगे। कम से कम मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। रिमांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुंवर साहब, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।